Okay, today we are first starting with the barriers in communication. ठीक है, उसके बाद हम इफेक्टिव वाले पॉइंट्स पढ़ लेंगे जो आपका होमवर्क था. Okay, barriers in communication. Now see, if you see this diagram, this person speaker is communicating to the listener, right? और इसके बीच में ना कुछ ऐसे obstacles आ रहे हैं. That is why that line, crooked line is drawn, right? So she is sending a message using a channel और फिर ये इसको feedback send कर रहा है. But बीच में एक crooked line है. Now what does that crooked line stand for? That when two people are communicating, there are certain obstacles, right? Because of which the communication is not effective. ठीक है? देखो introduction. There are multiple barriers in the communication process. These barriers result in distortion, misunderstanding. The barriers can either be physical, psychological, emotional, cultural, linguistic, etc. ठीक है, अब यही हमको नीचे डिटेलिंग में पढ़ना है कि ये सारे बैरियर्स होते हैं. कम टू द फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल बैरियर्स. नाउ सी व्हाट डज दिस स्टैंड फॉर. दीज आर एज अ रिजल्ट ऑफ सराउंडिंग्स. ठीक है, अगर मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, ठीक है, एंड द विंडो इज ओपन और वहां से बहुत सारी आवाज आ रही है ट्रैफिक जैम की, या यू नो पीपल दे आर टॉकिंग या कुछ हो रहा है, सो दिस इज फिजिकल बैरियर. मतलब बेसिकली फिजिकल बैरियर स्टैंड्स फॉर नॉइज. ठीक है, देखो दीज आर रिजल्ट ऑफ सराउंडिंग्स, नॉइज, टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस, आउटडेटेड इक्विपमेंट, डिस्टेंट लोकेशंस. मतलब क्या, मैं आपसे यहाँ बात कर रही हूँ, आप बहुत दूर बैठे हो. ठीक है, या तो एक यहाँ पर एक और का है टेक्निकल डिस्टर्बेंसेस. मतलब क्या, माय इंटरनेट इज नॉट वर्किंग. दिस विल आल्सो कम इन फिजिकल बैरियर्स. ओके, ऑफिस डोर, सेपरेट एरियाज फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज, लार्ज ऑफिस स्पेस. मतलब यहाँ पर बैठ के और आप बहुत दूर बैठे हो तो स्पेस हम दोनों में बहुत ज्यादा है, राइट? सो दिस विल आल्सो कम इन फिजिकल बैरियर. ओल्ड टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट इंफ्रा कैन लीड टू प्रॉब्लम्स इन ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज. तो अगर ये प्रॉब्लम्स रहती हैं तो मैसेज आसानी से नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, रिसीवर को. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, फिजिकल बैरियर्स. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स. ओके, पहले मैं इसको रीड कर लेती हूँ, देन विल अंडरस्टैंड. Communication problems occur when systems, structures, processes in the organizations are not clear or have gaps in them. ठीक है, अब देखो कभी कभी ऐसा होगा कि मुझे कुछ क्वेरी आ गई है, ठीक है, आई एम एन एम्प्लॉय इन द कंपनी एंड आई हैव सम क्वेरी. तो मुझे यही नहीं पता है कि मैं किसको जाके पूछूं, राइट? आई हैव नो नॉलेज दैट whom should I go and ask इसको कैसे सॉल्व करना है. तो यहाँ पर क्या है, आई हैव गैप्स, राइट? सो देयर इज problem in the structure or in the system of the process in the organization. I don't know that who I'm supposed to go and communicate with. If the chain of command is unclear, देखो यहाँ पर लिखा है, जब चेन एक अनक्लियर होती है, मतलब क्या, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, अब मुझे जाके अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आता है, आई हैव टू गो एंड आस्क दिस पर्सन, बट ये चीज मुझे पता ही नहीं है. क्यों? बिकॉज जो हायरार्की है, हायरार्की क्या होती है इन द ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट कम्स द प्रेसिडेंट, देन द सीईओ, राइट? फिर एमडी, फिर मैनेजर, सीएफओ वगैरह वगैरह, फिर आएंगे एम्प्लॉयज सारे. तो एम्प्लॉय को अगर कोई दिक्कत आती है तो वो जाके मैनेजर को पूछेगा, फिर मैनेजर को कोई दिक्कत आती है तो वो एमडी को पूछेगा, एमडी को आती है तो सीईओ को पूछेगा, सीईओ को. तो यहाँ पर मैंने जो हायरार्की है वो मैंने क्लियर आपको कर दिया है, ठीक है? सो यू नो दैट इफ यू हैव टू स्पीक टू समवन और इफ यू हैव अ क्वेरी whom you have to supposed to go, ठीक है? बट अगर ये चीज अनक्लियर हो गया, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे किसके पास जाना है, सो अगेन दिस विल बी व्हाट, यहाँ पर हायरार्की विल नॉट बी क्लियर. ठीक है, देखो वही लिखा है, इफ द चेन ऑफ कमांड इज अनक्लियर, अ पर्सन मे नॉट नो whom टू कॉन्टैक्ट फॉर अ पर्टिकुलर इश्यू. ठीक है, तो अगर हायरार्की क्लियर नहीं है, अगर मुझे पता ही नहीं है दैट आई एम सपोज्ड टू गो एंड स्पीक विद, सो देन दैट वहां पर कम्युनिकेशन बैरियर्स आ सकते हैं. Inappropriate IT infrastructure transmission systems, lack of supervision, unclear role, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मेरा ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी क्या ड्यूटीज है, यही मुझे नहीं पता है. ठीक है, विच में लीड टू कंफ्यूजन एंड इनएफिशिएंसी. इसको अंडरलाइन कर लो, लास्ट वर्ड को, कंफ्यूजन एंड इनएफिशिएंसी. अगर ये सारे बैरियर्स होते हैं, अगर ये सारे दिक्कत आते हैं हमारे कम्युनिकेशन करने में, सो इट विल लीड टू कंफ्यूजन एंड इनएफिशिएंसी. ठीक है, तो जितना स्मूथली कम्युनिकेशन हो सकता था उतना वो होगा नहीं. ठीक है, थर्ड वन, लैंग्वेज बैरियर्स. ये बहुत ऑफन होते हैं. मतलब क्या, टुडे आई एम कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंट इन स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी.
ठीक है, बट आपको सिर्फ मराठी समझती है, तो यहाँ पर ना मैं मराठी बोल पा रही हूँ ना आपको इंग्लिश समझ आ रही है, तो यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर होगा, राइट। देखो, लैंग्वेज कैन क्रिएट मेनी ऑब्स्टिकल्स इन कम्युनिकेशन. Literally, people from different regions, countries may interpret the same words differently. अब मेरे कास्ट में एक वर्ड का मतलब कुछ अलग होगा, वही वर्ड का मतलब आपके कास्ट में कुछ अलग होगा, राइट. सो पीपल इंटरप्रेट डिफरेंट वर्ड्स इन अकॉर्डिंग टू देयर ओन कल्चर, आई वुड से. देखो, डिफिकल्ट वर्ड्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी. अब अगर there is this person who uses more technological words, तो वो मुझे इतना खास समझेगा नहीं, या बहुत सारा मेडिकल वर्ड्स अगर वो यूज करते हैं, सो आई विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. व्हाई? बिकॉज आई हैव नॉट नेवर स्टडीड दोस, मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, सो आई विल नॉट अंडरस्टैंड. अनफेमिलियर एक्सप्रेशंस may be ambiguous words, and ambiguous words have multiple meanings which create hurdles in the communication. इतना अंडरलाइन कर लो. अनफेमिलियर एक्सप्रेशन से leads to hurdles in communication. It is also a fact that linguistic ability of various people in the workplace is different. मतलब क्या? मैं linguistic ability मतलब क्या? वो भाषा में जो मैं बात कर रही हूँ मैं उसमें कितनी fluent हूँ या मुझे कितना समझ आती है. Now I think मराठी. Now मराठी is also different. महाराष्ट्र में अलग होती है मराठी थोड़ी बहुत, सोलापुर थोड़ा साइड वो अलग होती है, right? So it differs. Therefore, it is important to use clear, simple, understood language in most of your official communication. मतलब क्या? ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप किसी को मेल ड्राफ्ट कर रहे हो, ऐसे ड्राफ्ट करो कि कभी आपका वो मेल सबके सामने पढ़ा जाएगा. वो एक politeness से and with appropriate words you have to draft. Especially it is used in official communications. ठीक है, तो मेल हो गया, मेमो हो गया, सर्कुलर हो गया, ये सारे ऑफिशियल कम्युनिकेशंस हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर कि उसमें लैंग्वेज अप्रोप्रिएट हो एंड इजी टू अंडरस्टैंड हो. ठीक है. पॉइंट नंबर 4, कल्चरल बैरियर्स. अब देखो इसमें क्या लिखा है. अंडरस्टैंडिंग कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन रिफर्स टू हैविंग नॉलेज ऑफ डिफरेंट cultures in order to communicate effectively with cross culture people. Now see, ये जो organizations में ये होता है secret Santa, right, during Christmas. What is that exactly? People gift each other without mentioning their names. ठीक है. Now is that an Indian culture? No, we have bought it over here so that people understand that this is celebrated in the New Year या Christmas के वो phase में. So what are we doing? We are incorporating different cultures so that people understand that मतलब just because this is not in our culture that does not mean that we will not celebrate. ठीक है. Understanding various cultures in the era of globalization is an absolute necessity. Okay. Multinational companies offer special courses and documents to familiarize their staff with culture of the country where they are based for work. मतलब क्या? अगर बाहर के लोग, if there are foreign people who come and reside in India and who are working with an Indian company, ठीक है, so the Indian company will take that many efforts to make them understand what are the Indian festivals and Indian cultures. ठीक है. In addition, every organization has its own work culture. In fact, departments with the same company may also differ in their expectations, norms and ideologies. मतलब क्या? एक ही कंपनी में अगर 5-6 डिपार्टमेंट्स हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट अलग चीजें सेलिब्रेट कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट अलग चीजें या अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट कर रहा है. नॉट नेसेसरी दैट जस्ट बिकॉज इट्स वन कंपनी तो हर डिपार्टमेंट में वो चीज होगी. Okay, so even in one company if there are 5 departments, not necessary that all 5 of them are celebrating that particular festival. Okay, so it might differ also. और यहाँ पर लास्ट लाइन अंडरलाइन करो. A very simple example is the way food is served by a member of family. It can be the cause of appreciation or displeasure. देखो यहाँ, the same principle applies to families and family group where people have different expectations according to their background, leading to friction and misunderstanding. मतलब क्या? अब मेरे घर पर खाना अलग तरीके से परोसा जाता है, अलग तरीके का बनता है. Now if I just go to my relatives house, वहां पर हो सकता है कि सब कुछ अलग हो, even though we belong to the same family और same surname में भी, same caste and everything XYZ, but इतनी छोटी छोटी चीजें भी डिफर होंगी, right? So even though we are belonging to the same family tree, that does not mean कि हर चीज सेम होगी, right? तो हर चीजें अलग होती हैं, and especially when it comes to the culture part. Next देखो, emotional barriers. One of the chief barrier to open communication is emotional barrier. यहाँ से अंडरलाइन करते जाओ. Anger,
fear of criticism, ridicule, mistrust of a person, suspicion of intentions, jealousy, anxiety, and many more feelings and sentiments we carry within us, which affect our communication ability and quality. मतलब क्या, if I am always rude, if I am always angry, so you will never come and talk to me, right? If you have a doubt, you will always fear कि नहीं कैसे पूछूं, she might feel angry, so on and so forth. So if that attitude is always on my face, you will not feel free to come and speak to me, right? A person who's upset and disturbed cannot pass on or receive information appropriately. His emotions will color his perception and assessment of the communication. मतलब क्या, if I am continuously thinking of something, है ना, एक ही चीज के बारे में मैं ऐसे कंटिन्यूसली सोचे जा रही हूँ, सो मेरी जो बाकी एक्टिविटीज है वो भी हैम्पर होंगी, राइट, वो इफेक्ट होंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली वो एक चीज ही चल रही है. तो अगर उसके बीच में if you come and give me some information, I won't be able to understand, okay, because दिमाग में कुछ और ही चल रहा है. So this is emotional barrier, that if my emotions, if I'm very rude, if I'm very angry, या अगर मैं हर छोटी बात में sensitive हो जाती हूँ, या अगर मुझे हर छोटी बात में रोना आ जाता है, right, तो then you will not prefer talking to me rather. ठीक है. Next देखो attitude barriers. Personal attitude of employees can affect communication within the organization. A proactive, motivated worker will facilitate communication process, whereas a dissatisfied, disgruntled, shy, introvert, lazy can delay, hesitate in taking the initiative. ठीक है. तो यहाँ पर एटीट्यूड बैरियर्स में दो एम्प्लॉइज को डिस्टिंग्विश किया गया है. एक एम्प्लॉय प्रोएक्टिव है, मोटिवेटेड है, और दूसरा एम्प्लॉय या तो डिससैटिस्फाइड है, या तो शाय है, या तो इंट्रोवर्ट है, या तो लेजी है ना. तो दीज आर ऑपोजिट्स. ठीक है. सो डिपेंड करेगा, अगर उसका आउटलुक या उसका एटीट्यूड अगर हमेशा वो शाय रहता है, तो वो कभी भी खुद से होके बात नहीं करेगा, राइट. जब तक उसको पूछा ना जाए तब तक ही विल नॉट ओपन हिज माउथ. व्हाई? बिकॉज इज शाय. या वो खुद से होके कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा कोई चीज का. ठीक है. Whereas if a employee is proactive, हर चीज में he feels like giving a suggestion, right? He's always that happening kind of a person. तो उससे भी डिफर करेगा. So if an employee is proactive, तो उसको ज्यादा काम दिया जाएगा, responsibilities का. People can trust him. Whereas if a person is shy, introvert or lazy, तो लोग बोलेंगे इससे अच्छा हम खुद का काम खुद ही कर लेते हैं. Let's not disturb him or let's not put responsibilities over him. ठीक है. Attitude problems can be addressed by good management and regular interaction. इसको important mark कर लो. This is a solution to attitude barriers. ठीक है. Next point देखो, perception barriers. अब देखो हर चीज के दो points होते हैं, दो sides होते हैं rather, बस उसी की बात की गई है. Each one of us perceive the world differently and this causes problems in communicating. The same content is seen and interpreted differently by two people. ठीक है. And there lies the root cause of miscommunication. मतलब क्या, एक ही चीज को मैं अलग से इंटरप्रेट करूंगी, आप अलग से इंटरप्रेट करोगे, मेरा ओपिनियन अलग होगा, आपको अलग होगा. You will view it in a different way, I will view it in a different way. अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम दोनों के अलग ओपिनियंस हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम किस इफेक्टिवनेस से अपना ओपिनियन रखते हैं और दूसरे वाले का ओपिनियन समझते हैं. दिस इज द मेन थिंग. आपका ओपिनियन अलग है, मेरा अलग है. दिस इज नॉट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज दैट हाउ वी टेक द अदर पर्सन्स ओपिनियन एंड रिस्पेक्ट इट. ठीक है. डिसएग्रीमेंट प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम क्या है कि हम ऐसे सोचते हैं कि नहीं तेरा गलत है. सही गलत कुछ नहीं होता है, जस्ट द डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस. ठीक है. नेक्स्ट देखो, साइकोलॉजिकल बैरियर्स. इल हेल्थ, पुअर आईसाइट, हियरिंग नहीं, दिस इज नॉट साइंस, दिस इज फिजियोलॉजिकल. इसको ना फिजिकल बैरियर्स में भी लिख सकते हो. तो क्या है? इल हेल्थ, पुअर आईसाइट, हियरिंग डिफिकल्टीज, कैन बी हर्डल्स, है ना. मतलब इफ देयर इज अ पर्सन हु इज वेरी ओल्ड, है ना, तो उसको ही विल वांट कि उसको हर चीज दो बार सुनाई जाए, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है उसको. या आईसाइट वीक है. नाउ इफ आई एम प्रेजेंटिंग अ फ्लो चार्ट और एक कोई पाई डायग्राम है, ही इज नॉट एबल टू वॉच, तो वहां पर वापस से हर्डल हो गया. बाकी वहां पर जो 6-7 लोग बैठे उनको समझ आ गया, that old man is not able to understand, तो उनको ज्यादा एक्सप्लेनेशन लगेगा, right? So this can also be a barrier. Next देखो, technological barrier. In today's world, communication modes are primarily technological driven. This communication technology is being constantly upgraded or new formats
Moreover, an individual is faced with large amounts of information every day on the form of emails, texts, social updates. Multitasking is the new norm. The information overload and trying to accomplish too many things together can result in gap. मतलब क्या, अब टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है, हर दिन आपको अपडेट होना पड़ेगा कि आज क्या है. There are so many apps, you have to get used to them, the way you have to use them. या अगर you know there is a person, there is a senior who's sending you information from some other mode of communication, so you have to get to know that. ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि नहीं नहीं आज तक मैंने यूज नहीं किया तो मुझे नहीं पता. You cannot say that, right? Last is gender barriers. ये देखो, men and women communicate differently. Now I do not agree to this point. यहाँ पर जो लिखा है, ठीक है, पढ़ो क्या लिखा है. The reason for this lies in wiring of a man's and woman's brains. Men talk in a linear, logical and compartmentalized manner. ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है. Whereas women use both logic and emotion and are more verbose. This may be the cause of communication problem in the office where both men and women work side by side. Men can be held guilty of providing insufficient information, whereas women may be blamed for providing too much detail. Gender bias is another factor in communication barriers. So लिखा हुआ है तो पढ़ लेना, ठीक है. So that's what ना, that's what I actually disagree. ठीक है. So these are all the barriers. Come to the इसके पहले वाला देखो, characteristics of effective communication. ये मैं आपको होमवर्क के लिए दिया था. तो कुछ पॉइंट सिंपल है, वो बस डिस्कस करेंगे. So communication जो कर रहे हो, it has to be clear, right? Sentences should be short और core message होना चाहिए. अगर आप अपना कम्युनिकेशन, अपना अगर मैसेज जो है अगर वो लॉन्ग रखते हो तो जो एक्चुअल मैसेज है वो कहीं ना कोई गुम हो जाएगा. ठीक है, लिखा हुआ है द कोर मैसेज इज लॉस्ट इन लॉन्ग सेंटेंसेस. इसको मार्क कर लो. और जो भी आप लिख रहे हो उसको सेपरेट बुलेटेड पॉइंट्स में या सेपरेट पैराग्राफ्स में लिखोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा. ठीक है, या अब जैसे आपके कॉलेजेस के नोटिस भी आते हैं, राइट, तो कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होगी पैराग्राफ में, एक हेडिंग दिया होगा, फिर नीचे टाइमिंग का अलग एक सेंटेंस होगा, राइट, फिर आपका एक शेड्यूल होगा एक टैबुलर फॉर्म में. तो हर चीज को उन्होंने सॉर्टेड तरीके से लिखी हुई है. सो व्हाटएवर कम्युनिकेशन यू आर डूइंग, whether it is verbal or whether it is written, oral or written, whatever it is, it should be clear enough to understand. Next देखो, concise. Brevity is the essence of business communication. No one has the time to read long drawn essays. Besides, core content is lost. मतलब क्या? Now see, brevity is the quality where you use fewer words and speak more. है ना? ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? जहां पर आप बहुत कुछ बोल देते हो कम शब्दों में. This is the quality of brevity. Avoiding too many irrelevant words or adjectives. For example, you see, I mean to say, etc. इन चीजों को अवॉइड करना है. Ensure that there are no repetitions. इसको अंडरलाइन करो. हर चीज दो बार नहीं लिखनी है, एक बार में समझ आ जानी चाहिए. ये आपको अज्यूम करना है. ठीक है, so that is why you don't have to repeat the same thing 10 times. So जो भी communication है that should be concise enough. Next देखो, concrete. The content of your communique should be tangible based on facts and figures. Underline करो. मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो, पहले चेक करवाओ अपने सीनियर्स से that whether this is actually right or wrong. You cannot, you know, daydream and write any factual information which is wrong. Okay, abstract ideas and thoughts are liable to be misinterpretation. Make sure that there is sufficient detail to support your argument. ठीक है, तो ना एक अगर कोई मीटिंग चल रही है और एक आइडिया पुटअप किया गया है, there are 5 people who agree to that idea and I am the one who is not agreeing to it. तो मतलब मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोलूंगी कि listen I disagree. वो बोलेंगे ठीक है if you disagree, but what is making you disagree? तो मेरे पास ऐसा कोई कंटेंट होना चाहिए या कोई ऐसा you know वो बोलते हैं ना प्रूफ होना चाहिए to back it up with that why am I disagreeing to. सिर्फ ये बोल के कि no I disagree. वो बोलेंगे okay fine you disagree but what are the reasons which are making you disagree, है ना. तो इसलिए क्लास में क्या लिखा है, there has to be sufficient detail to support your case or argument. तो disagree करना गलत बात नहीं है, क्यों disagree कर रहे हो उसके जो reasons है वो सही होने चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट देखो, coherent.
Coherence in writing and speech refers to logical bridge between words and sentences and paragraphs. ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस है, देखो, main ideas and meanings can be difficult for a reader to follow if the writer jumps from one idea to another and uses contradictory words to express himself. मतलब क्या, एक ही सेंटेंस में मैंने दो ऐसी बातें लिखी हैं जो मुझे ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं. ठीक है, मतलब मैंने ऐसे लिखा है, फॉर एग्जाम्पल, that if we go with this proposal we might go into losses but still it will be beneficial, right? तो दोनों चीजें लिखी है जो दोनों ऑपोजिट मीन कर रही हैं. मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर हम ये चीज को आगे लेके जाते हैं, ये ऑफर को, तो हमको लॉसेस होंगे पर ये फिर भी बेनिफिशियल होगा. मैंने सिर्फ इतना लिखा है. क्या इसका कोई मतलब होगा? जो रीडर होगा उसको कंफ्यूजन होगा, उसको लगेगा कि कहना क्या चाहती है, राइट? सो यू डोंट हैव टू जंप फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर. पहले एक आइडिया को लिखो, उसको एक्सप्लेन करो, फिर अगर कोई आइडिया है तो उसका एक दूसरा पैराग्राफ बनाओ, देन एक्सप्लेन इट, राइट? सो एक ही सेंटेंस में 3 या 4 चीजों में जंप करते जाना विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट गिविंग प्रॉपर रीजंस, लैक्स कोहेरेंस. ठीक है, if the content under the topic should be relevant, interconnected and present information in a flow. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आपका कोई कॉलेज का नोटिस आता है तो वहां पर एक हेडिंग लिखी होगी, ठीक है, फिर वहां पर टाइमिंग्स लिखे होंगे कि अब से टाइमिंग्स ये होंगे, फिर स्केड्यूल होगा, फिर नीचे ये लिखा होगा, फिर नीचे यहाँ पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा. तो एक फ्लो है प्रॉपर, राइट? आप एक फ्लो में पढ़ते हो. सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखो, कंप्लीट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन. मतलब क्या, इनकम्प्लीट रीजंस मत दो, पूरा अपना सेंटेंस कंप्लीट करो. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं पूरा लेटर पढ़ लूं उसके बाद भी मुझे ये लगे कि यार ये तो काफी इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, राइट? तो पूरे कंप्लीट होने चाहिए रीजंस या व्हाटएवर इट इज. लास्ट देखो, courteous. courtesy implies that sender is polite. अंडरलाइन करो. आप जब पढ़ रहे हो ना लेटर, तो लेटर में एक पोलाइटनेस होनी चाहिए विद द चॉइस ऑफ वर्ड्स. सो ऐसा you should imply that the sender is polite, considerate, respectful, open and honest with the receiver. तो जब भी आप पढ़ रहे हो मैसेज, आपको एक इमेज, आपका ना एक इमेज क्रिएट हो जाता है सेंडर के लिए, that the sender is very courteous. The sender of the message takes into consideration his feelings of the receiver. Make sure nothing offensive or negative tone is included. अंडरलाइन करो कि आप कुछ अगर ऑफिशियल कम्युनिकेशन लिख रहे हो या अगर आप बात कर रहे हो तो उसमें ऑफेंसिव वर्ड्स या अब्यूजिव वर्ड्स का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. Forget abusive words. You cannot use normal words also in a negative tone. So tone also matters. अगर आप कुछ important explain कर रहे हो तो उसमें sarcasm डाल के do not consider that you are being funny. Okay? उसमें फिर courtesy नहीं आएगी. Next देखो, listen for understanding. ये मैंने आपको कल ही कहा था. Many people lack this quality. Why do they hear just to reply, but nobody hears to understand? So you have to have this thing. देखो क्या लिखा है. We are bombarded by noise and sound in our walking hours. We hear conversations, news, gossip, and many other forms of speech all the time. However, most of it is not listened or carefully, and therefore not understood. It is not understood, or understood partially, or misunderstood. A good listener does not only listen to the spoken words but also observes carefully the non-verbal cues. मतलब क्या, अब यहाँ पर मैं आपसे अगर ओरल कम्युनिकेशन कर रही हूँ तो आपका क्या होना चाहिए? You should not only concentrate on the words I use but also on my facial expressions, on my gestures. तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा that what she is trying to say. ठीक है? He observes the given information, processes it, understands its meaning, and to form an accurate, intelligent response. The listener has to be objective, practical in his emotions. Often the understanding of a listener is colored by his emotions, opinions, reactions. है ना? तो आप जब सुनते हो तो आप सुन कम रहे हो, आप अपना ओपिनियन अलग से बना रहे हो. ठीक है, तो मैं जो कम्युनिकेट कर रही हूँ फिर वो इनफेक्टिव हो जाएगी. A listener is able to satisfy a customer and suggest solutions as per the needs of the client. इसको last line को underline कर लो. If a listener is perspective, then he will be able to satisfy a customer. ऐसा आपको समझना है. Next देखो, focus and attention. ये नाम से ही समझ रहा है that when somebody is communicating, you have to focus and pay full attention. Only then you will understand. ठीक है? The ringing of the phone, incoming email, number of tasks require attention, anxiety related work,
emotional distress, etc. Such distractions are detrimental to communication process with an individual. You may overlook or completely miss important points. Thus, keeping your focus and attention during communication is imperative for effective communication. मतलब क्या, एक तो हमारे आजू बाजू इतना आवाज चलता रहता है, there is so much of noise, especially in an office environment, ठीक है? तो कभी कभी जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, so it might happen that you might distract yourself from the noises or from the stress which you have taken. तो make sure कि किसी के साथ अगर बात कर रहे हो तो आप उसका प्रॉपर रिप्लाई करो, ठीक है? नहीं तो फिर अगेन इट माइट लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स. दैट इज व्हाई फोकस एंड अटेंशन इज इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट वन इज इमोशनल अवेयरनेस. Emotions play a major role in our interactions. They are powerful force that affect our perception. Consequently, emotional awareness is necessary for good communication. While interacting with another person or a group, it is important to understand the emotions you and he or she or they are bringing to discussion. Managing your own and others' emotions and communicating, keeping in mind the emotional state of others, helps in smooth interaction. बस इतना ही. तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, मैनेजिंग, अपने इमोशंस मैनेज करना, सामने वाले के इमोशंस समझना. अगर आप ये दोनों चीजें कर सकते हो एक साथ, इट विल लीड टू स्मूथ इंटरेक्शन. डन? देख लो एक बार पूरा चैप्टर. I'll wait for a minute. ओके, अब चैप्टर नंबर 2 में ये जो स्टार्टिंग की जो थ्योरी है, इसको एज इट इज हटा दो, नॉट इम्पोर्टेंट. एक बार चाहिए तो पढ़ लेना, अगर नींद ना आती हो तो कभी, ठीक है? ओके, द फर्स्ट टॉपिक which we are doing today is simple, compound, complex compound. ये पढ़ा है क्या लाइफ में? कभी एक बार तो पढ़ा ही होगा, राइट? व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आई वॉक, ठीक है? मतलब क्या? अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट. यहाँ पर जो सेंटेंस है आई वॉक, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई. एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? ओके, आई फील वेरी वियर्ड एक्सप्लेनिंग दिस, ठीक है? सो दिस इज व्हाट सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट होगा, एक ही प्रेडिकेट होगा. अब इंपॉर्टेंट क्या आता है? कंपाउंड सेंटेंसेस. अब यहाँ पर ना आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनको अंडरलाइन कर लो. अगर ये वर्ड्स सेंटेंस में मेंशन है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है? तो यहाँ से मार्क करते जाओ, सच एज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, एंड, सो, ठीक है? दीज आर ऑल द वर्ड्स. नीचे सेकेंड लाइन में है ईदर और, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, नीदर, नॉर, बोथ, एंड, वेदर, और, जस्ट एज, सो, नो सूनर देन, रादर देन, ठीक है? ये सारे आपके हिंट्स है. मतलब तो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, उसमें आपको 5-6 सेंटेंसेस दिए हैं, जिसमें से आपको क्लासिफाई करना है कि सिंपल कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ठीक है? सो दीज आर कंपाउंड सेंटेंसेस. Now read these examples. I'm giving you 1 minute. पढ़ लो ये सारे examples जो compound sentences के हैं. कभी कभी कॉमा को भी इंक्लूड किया जाता है. If there is a comma, it becomes a compound sentence. फर्स्ट में बताओ कौन सा है कंपाउंड वाला? बट. नेक्स्ट में? हाँ, सेमीकोलन. थर्ड में वही है कॉमा. फोर्थ कॉन्सिक्वेंटली थोड़ी था. अगेन फोर्थ में भी सेमीकोलन है. और लास्ट में एंड. करेक्ट?
चलो कम टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। आफ्टर, बिफोर, सिंस, व्हेन, व्हेनेवर, व्हेन, until, as, once, as long as, wherever, where, as if, as though, how, because, since। जो ये बिकॉज है, सिंस है, इसको इंपॉर्टेंट कर लो। ऑल्दो, दो ये आता है यूजुअली। व्हेन, जो डब्ल्यू वाले ये रहते हैं ना वर्ड्स, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। व्हेन, वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक है। व्हेन है, वेयर है, वाइल है, वेयर एज, रादर देन। अब देखो रादर देन यहाँ पर कंपाउंड में भी था और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में भी है, तो कोई भी चूज करोगे तो दोनों में चलेगा, ठीक है। नाउ दैट, as if, as long as, while, whenever, after, before भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो रीड द एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं, बताओ। फर्स्ट में क्या है विच मेक्स अ कॉम्प्लेक्स? व्हेन, करेक्ट। सेकेंड में अगेन व्हेन है, बिकॉज भी है, ठीक है। और थर्ड में दैट भी आता है ना, दैट देखो यहाँ पर था, प्रोवाइड, हाँ, इन ऑर्डर दैट, प्रोवाइडेड दैट, और सिर्फ दैट भी आता है, तो यहाँ पर दैट होगा। और कुछ है क्या थर्ड में? बिफोर है ना, बिफोर है ना, ओके। ये हो गया कॉम्प्लेक्स। अब नीचे क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फर्स्ट में बताओ, फर्स्ट सेंटेंस में ऐसी क्या चीज है जो उसको कॉम्प्लेक्स बना रही है, बताओ। व्हेन, व्हेन मेक्स इट कॉम्प्लेक्स। और दूसरी कौन सी चीज है जिसको कंपाउंड बना रही है? हाँ, एंड, करेक्ट। तो जहां पर दोनों चीजें हैं उसको क्या बोलेंगे आप? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पर एंड भी है और यहाँ पर व्हेन भी है, करेक्ट। सेकेंड सेंटेंस में बताओ क्विकली, वापस एंड है यहाँ पर, और कॉम्प्लेक्स वाला वर्ड कौन सा है? ऑल्दो, करेक्ट। थर्ड में बताओ, वापस एंड है यहाँ पर, और कॉम्प्लेक्स वाली कौन सा ये है? एज आएगा ना, एज, करेक्ट। फोर्थ वाला लास्ट, व्हेनेवर, और कंपाउंड वाला कौन सा वर्ड है? बट, करेक्ट। तो ये दोनों चीजें क्या हो जाती है जहां पर दोनों है, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। चलो क्विकली आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, क्वेश्चन 1 सॉल्व करो, सारे सॉल्व करो, फिर हम आंसर्स डिस्कस करें। अब सुनो, जब भी जो सेंटेंस दिया है, अगर वो कंपाउंड होगा तो उसमें वर्ड्स कौन से आते हैं? एंड, बट, वो वगैरह, ठीक है। सो मैं लिख रही हूं, आई वेंट टू मार्केट, ठीक है, एंड शी वॉजंट देयर, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर एंड है, ठीक है। ये चीज तो आपको देखनी है। उसके अलावा और क्या देखना है? एंड के जो पहले एक सेंटेंस है, आई वेंट टू मार्केट, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस क्या है? एंड के बाद शी वॉजंट देयर। ये दोनों सेंटेंसेस का अलग अलग से कंप्लीट मतलब निकल रहा है। आई वेंट टू मार्केट, शी वॉजंट देयर, ठीक है, दोनों का अलग अलग मतलब निकल रहा है। मतलब यहाँ पर दो सेंटेंसेस को ज्वाइंट क्या कर रहा है? द वर्ड एंड। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं बोल रही हूँ, दिस समर आवर वेकेशन शुड बी बोथ एक्साइटिंग एंड रेस्टफुल। तो यहाँ पर वर्ड कौन सा है? एंड, ठीक है। तो एंड के पहले, एंड के बाद, यहाँ पर इस सेंटेंस का पूरा मतलब निकल रहा है, दिस समर वेकेशन शुड बी बोथ एक्साइटिंग, ठीक है। पर सिर्फ रेस्टफुल अगर मैं बोलती हूँ उसका कुछ मतलब निकलता है क्या? तो ये सेंटेंस बन जाएगा सिंपल। मतलब क्या? जो कंजंक्शन वर्ड है ना, उसके आजू बाजू जो दो सेंटेंसेस हैं उनका अलग अलग से पूरा इंडिपेंडेंट मतलब निकलना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है इसमें दो क्लॉजेज हैं, करेक्ट। देयर आर टू क्लॉजेज इन दिस सेंटेंस व्हिच सेपरेटली मेक इंडिपेंडेंट मीनिंग, ठीक है। ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ आई वेंट टू मार्केट, ये एक सेंटेंस किसी के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं। और ये सेंटेंस भी इंडिपेंडेंट है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी सेंटेंस कंपाउंड होगा उसमें दो क्लॉजेज होंगे जो कि इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब किसी पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ रेस्टफुल बोलती हूँ, इसका कुछ मतलब निकलता है क्या? नहीं। therefore it becomes a simple sentence even after using the word and, ठीक है।
चलो सेकंड का बताओ, सेकंड क्या है? कंपाउंड है ना सिर्फ, हाँ सो लास्ट में आ रहा है which makes no sense again, so it is just compound. ठीक है, तो this is compound, this is simple. हाँ थर्ड वाला बताओ, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा ये थर्ड वाला, ठीक है। यहाँ पर which है और कौन सा वर्ड था? सेमीकोलन, सो दिस बिकम्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फोर्थ वाला कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, बट भी है विच भी है, करेक्ट। हाँ फिर कॉम्प्लेक्स क्योंकि वर्ड कौन सा है? बिफोर। हाँ फिर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्योंकि यहाँ पर व्हेन भी है और भी है। और लास्ट वाला Mr. Jones has a lot of books. He is well informed about current events. यहाँ पर दो सेंटेंसेस को सेपरेट कौन कर रहा है? कॉमा, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉमा को बोलूंगी, वो एक कंपाउंड वर्ड है। फिर इसके आजू बाजू दो सेंटेंसेस है, उनका इंडिपेंडेंट मतलब निकल रहा है। पढ़ो, मिस्टर जोन्स हैज अ लॉट ऑफ बुक्स, फिर ही इज वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट करंट इवेंट्स, इसका भी मतलब है। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? कंपाउंड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जैसे इसमें कुछ है ही नहीं। क्या है कॉम्प्लेक्स का? सिर्फ कंपाउंड है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था? फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाले को मार्क करो। जब भी सेंटेंस कंपाउंड होगा, इसका ये एग्जांपल देखो, यहाँ पर सेंटेंस क्या है? कंपाउंड है। यहाँ पर दो सेंटेंसेस को ये कौन कर रहा है? मिला कौन रहा है? कॉमा। और कॉमा के पहले जो सेंटेंस है और कॉमा के बाद जो सेंटेंस है, उन दोनों का अलग अलग से सेपरेट मतलब निकल रहा है, which is not in the case of first sentence. ठीक है, so you have to understand why first sentence is simple and not compound. ठीक है, चलो क्विकली क्वेश्चन 2 भी सॉल्व करो। क्वेश्चन 2 में क्या बोला है? which of the following sentences are compound and which are complex? मतलब ये दोनों में से ही है, या तो कंपाउंड है सेंटेंसेस या तो कॉम्प्लेक्स है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद क्या है? इन एवरी सेंटेंस आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। करो ये, पहले तो ये लिख लो फटाफट से कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है कौन सा कंपाउंड है। चलो फर्स्ट लेट अस आइडेंटिफाई, मुझे क्विकली आंसर्स बताते जाओ। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? कंपाउंड है फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। सेकेंड भी कंपाउंड है। थर्ड, हाँ देखो थर्ड में यहाँ पर कॉमा है विच मेक्स इट कंपाउंड, करेक्ट। बट एक वर्ड है इफ विच मेक्स इट व्हाट? इफ इज कॉम्प्लेक्स, राइट। सो जब भी यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्या? नहीं, आपको या तो कंपाउंड चूज करना है तो कॉम्प्लेक्स चूज करना है। सो ऑलवेज चूज कॉम्प्लेक्स ओवर कंपाउंड। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट ई वाला, दैन अ मैन, दैन है ना यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, ये भी कॉम्प्लेक्स है। विच है ना, विच कंपाउंड में भी है क्या? हाँ नहीं है ना। हाँ, जी वाला बताओ जल्दी से, कॉम्प्लेक्स। कौन सा वर्ड कॉम्प्लेक्स बना रहा है? दैट। नेक्स्ट एच वाला, कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स विल ना, और नेक्स्ट लास्ट क्या है? चलो ये हो गया। नाउ व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। अब पहले हम सिर्फ कंपाउंड सेंटेंसेस को देखेंगे। चलो लुक एट कंपाउंड सेंटेंसेस। फर्स्ट वाला, यहाँ पर कंपाउंड वाला वर्ड कौन सा है? बट, तो यहाँ पर बट को हाईलाइट कर लो, ठीक है। नाउ टेल मी द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। बट के पहले, बट के बाद। फर्स्ट देखो, द फ्लैश फ्लड्स वाइप्ड आउट द टाउन, दिस मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सो दिस इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज, दिस इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज। सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होगा?
luckily there were no casualties. This also makes complete sense. So this is the second independent sentence or clause. So हमेशा याद रखना जब भी सेंटेंस कंपाउंड है उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आएंगे, और वो कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, जो वर्ड है उसके पहले का सेंटेंस, जो वर्ड है उसके बाद का सेंटेंस, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड सेंटेंस देखो, he swam across the channel in 5 hours. This is a complete sentence. So this is the first independent clause. अच्छा, and क्या है, and वो कंपाउंड वर्ड है, और उसके बाद वाला क्या बन जाएगा, set a new record with his achievement. अब सेट से सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए क्या, who sets, तो यहाँ पर आपको अपना एक वर्ड लगाना है, he sets लिखो, क्योंकि यहाँ पर क्या है लिखा है, he swam across the channel, तो वहां पर यहाँ पर लिखो he sets a new record with his achievement, ठीक है। चलो कम टू द थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब सुनो, कॉम्प्लेक्स में एक सेंटेंस होगा इंडिपेंडेंट, दूसरा सेंटेंस होगा डिपेंडेंट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में देखो, इफ यू कैन नॉट डू दिस जॉब, फिर आई विल आस्क समवन एल्स टू डू इट फॉर मी। बताओ इसमें से कौन सा इंडिपेंडेंट है, वापस पढ़ के बताओ मुझे। रीड द सेंटेंस अगेन एंड टेल मी the sentence which is making complete sense and which is the sentence which is dependent. If you do not do this job, ये independent sentence है या dependent है, dependent है, so यहाँ पर मार्क कर लो, if you do not do this job, this becomes dependent clause। और independent क्या होगा, I will ask someone else to do it for me, ये क्या बन जाएगा, independent clause, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स में हमेशा एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको पीछे आंसर्स दिए हुए हैं क्या, जस्ट लुक, चैप्टर खत्म होने के बाद है, नहीं है ना, है या नहीं, अच्छा आपका होगा, आप है, क्वेश्चन 5 के बाद होंगे, नहीं क्या बोल रहे हो फिर, है ना, वो आंसर्स हैं, वो एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। उसको देखो एंड देन डू ऑल दीज पॉइंट्स। मैं रुकती हूँ। तो अगर मैं फोर्थ सेंटेंस की बात करती हूँ, फोर्थ सेंटेंस में देखो, he said that he was so unwell, ये क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होगा, that he could not even get up from his bed, ये क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। Similarly, if you see the third sentence में क्या था, if you cannot do this job, तो कॉम्प्लेक्स वर्ड कौन सा है, if, तो हमने उसको इंक्लूड किया ना डिपेंडेंट में, we did not leave it, so similarly here also you have to do, कि that को आपको इंक्लूड करके आंसर लिखना है, ठीक है। चलो do the remaining ones, correct। So E में the first half will be what, independent, is more virtuous, और dependent clause कौन सा होगा, it will start with than a man, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट बन जाएगा, दिस विल बी डिपेंडेंट क्लॉज, द फर्स्ट हाफ विल बी इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसका मतलब समझ आता है सिर्फ अगर उतना भी पढ़ा तो, पर डिपेंडेंट क्लॉज अगर आप पढ़ोगे तो मतलब समझ नहीं आएगा। अगर मैं सिर्फ इतना बोलती हूँ, देन अ मैन हु ओनली डोनेट्स मनी फॉर नोबल कॉज, तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा, हु, विच मैन, राइट। तो ये इसका मतलब नहीं समझता है, दैट इज वाई हम इसको बोलते हैं डिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट हाफ। डू द एफ जी एच कर लो फटाफट से। इंडिपेंडेंट है फर्स्ट हाफ, तो फर्स्ट हाफ इज इंडिपेंडेंट, फिर ये वाला क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट, करेक्ट। एच का आंसर बताओ, फर्स्ट हाफ इज इंडिपेंडेंट, दैट सेव्स 9, इसका कुछ मतलब निकल रहा है क्या, दैट बिकम्स डिपेंडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट हाफ इज व्हाट, फर्स्ट हाफ इज इंडिपेंडेंट, क्या है, नीदर इज द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउस अपीलिंग, नॉर इज द इंटीरियर ऑफ द हाउस डन वेल, नीदर एंड नॉर, करेक्ट। कंपाउंड सेंटेंसेस में जो दो क्लॉजेस होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं ना,
कंपाउंड सेंटेंसेस में। सो ये दोनों क्या है, बोथ आर इंडिपेंडेंट। सिर्फ कॉम्प्लेक्स में एक डिपेंडेंट आएगा, एक इंडिपेंडेंट आएगा। लिख लो चाहिए तो, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो। कंपाउंड में both sentences will be independent। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज और वन होगा डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पर दोनों क्लॉजेस क्या हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब देखो जब नीदर नॉर आता है ना, तो आपको ये इतना मार्क करना है, फिर नॉर से लेके इतना मार्क करना है, और दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वाला, ही विल कम व्हेन इट सूट्स हिम। ये क्या है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या है, व्हेन। सो फर्स्ट हाफ क्या होगा, ही विल कम, ये क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट। व्हेन इट सूट्स हिम, डिपेंडेंट। Anil not only did his own work but also helped others complete theirs। ये बताओ इसमें क्या है, दिस इज कंपाउंड। अनिल did his own work, यहाँ पर इसको छोड़ दो, not only। अनिल did his own work, अनिल helped others complete theirs। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होंगे, अनिल did his own work, जो कंपाउंड वर्ड है उसको छोड़ दो, और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा, अनिल हेल्प्ड अदर्स कंप्लीट theirs, या ही लिख दो, ही हेल्प्ड अदर्स कंप्लीट theirs, या तो अनिल वर्ड ऐड कर लो। ठीक है, तो कुछ कभी कभी एड अप चीजें भी करनी पड़ती हैं। वी एडेड इन दिस सेंटेंस ऑल्सो, और एक ऊपर भी सेंटेंस था ना जो ऐड करना पड़ा था, सेकेंड वाला। ठीक है, डन। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। कम टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ओके, अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब देखो यहाँ पर बात होती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा है, रोहित रोट अ स्टोरी ऑन द वॉल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन बन गया, रोहित, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वॉल। ठीक है, नाउ इफ आई एम सेइंग दिस दैट दिस इज गिवन इन एक्टिव वॉइस, रोहित रोट अ स्टोरी ऑन द वॉल। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करके बताओ, पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो सेंटेंस क्या होगा, बाय रोहित। करेक्ट। तो जब हम ये एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट बाद में आता है, पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहला है, पहला नाम किसका लिखा हुआ है, रोहित का। अगर इसको मैं पैसिव में कन्वर्ट करूंगी तो क्या आएगा, बाय रोहित, तो वो एंड में चला जाएगा, और पहले क्या आ जाएगा, अ स्टोरी वॉज रिटन ऑन द वॉल बाय रोहित। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्टिव पैसिव वॉइस। मतलब अभी इसमें एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, दैट इज द रीजन आई एम सेइंग दैट। एक यहाँ पर ये है, एक टेबल है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, दिस इज अ यूजफुल टेबल। अगर एक्टिव में ही है तो वो पैसिव में जाके हिम बन जाएगा, ये आपको ऐसे पढ़ना है। अगर एक्टिव में शी है तो वो हर बन जाएगा, इट है तो शी, इट का शी नहीं होगा, इसको कैंसिल कर लो। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया है, अमित प्लेस फुटबॉल, तो पैसिव में जाके क्या बनेगा, ये फुटबॉल इज प्लेड बाय अमित। ठीक है, ये जो क्वेश्चन 3 है इसको सिर्फ होमवर्क के लिए करके आओगे, सिर्फ क्वेश्चन 3 क्या लिखा है, ये सेंटेंसेस जो है वो एक्टिव वॉइस में दिए हुए हैं, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने हैं। ये लिखा हुआ चाहिए मुझे, लिखा हुआ, या तो यहाँ लिख लो या तो नई नोटबुक बना के वहां लिख लो। ठीक है, पर लिखा हुआ कितने सेंटेंसेस हैं, जो भी है, इतनी गिनती नहीं आती। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन 3 कर लेना, देन वी डू क्वेश्चन 4 ओवर हियर। हाँ, अच्छा कर लिए क्या कैलकुलेट, 16 सेंटेंसेस, नॉट क्वेश्चन, सिर्फ सेंटेंसेस। ठीक है, सो टुमारो चैप्टर 2 विल आल्सो बी डन।